एनर्जी ऑडिट रिपोर्ट होती क्या है? मतलब ये एक नॉर्मल वास्तु से अलग होती है या फिर उसी के अंदर ये आता है? एस्ट्रो वास्तु एनर्जी ऑडिट रिपोर्ट की हम बात करते हैं। ठीक है, एस्ट्रो वास्तु मतलब एस्ट्रोलॉजी और वास्तु का एक समागम। अच्छा मैम, जब आप ये एनर्जी ऑडिट रिपोर्ट करते हैं, अभी जैसे आपने हॉरोस्कोप का जिक्र किया था बीच में, तो क्या हर घर में हर इंसान की जो भी हॉरोस्कोप होती है वो उसके चैलेंजेस या जो भी उसको प्रॉब्लम आने वाली होती है लाइफ में उनके क्लूज देता है? जी हाँ, देता है। अगर हम बात करते हैं अपने 6th हाउस की, 6th हाउस देता है रोग ऋण शत्रु का हाउस है। जब 8th हाउस होता है वो हाउस है पेन का, या फिर हम उसको कह सकते हैं डिजीजेस का। अगर हम 12th हाउस की बात करते हैं तो वो हमें मैम, आप ये एनर्जी ऑडिट रिपोर्ट बनाते टाइम किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं? एनर्जी ऑडिट रिपोर्ट जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आप जैसे हर फील्ड का अपना एक एक्सपर्ट होता है। डॉक्टर आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स को देखकर आपके हेल्थ के बारे में बता सकता है। फाइनेंशियल एडवाइज़र आपके बैंक स्टेटमेंट को देखकर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को बता सकता है। लेकिन क्या एक एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सिर्फ आपके घर की एनर्जी को देखकर आपके बारे में बता सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। घर की एनर्जी ऑडिट रिपोर्ट आपकी लाइफ के बारे में सब कुछ बता सकती है और ये एक एस्ट्रो वास्तु के हाथ में टूल होता है जिसके थ्रू वो आपके घर की एनर्जी को ऑडिट करके आपकी लाइफ के स्ट्रगल्स, आपके चैलेंजेस, आपके रिलेशनशिप, आपके फाइनेंशियल कंडीशन सबको बता सकता है। आज इसी फैसिनेटिंग टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे शालू मैम के साथ। तो चलिए पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। हेलो मैम। हेलो, कैसे हैं अंजलि आप? मैं बढ़िया मैम, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया। एंड वेलकम टू द शो अगेन। थैंक यू। मैम, एनर्जी ऑडिट रिपोर्ट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जो कि अपने आप में एक फैसिनेटिंग टॉपिक है। सो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि एनर्जी ऑडिट रिपोर्ट होती क्या है? मतलब ये एक नॉर्मल वास्तु से अलग होती है या फिर उसी के अंदर ये आता है? एस्ट्रो वास्तु एनर्जी ऑडिट रिपोर्ट की हम बात करते हैं। ठीक है, एस्ट्रो वास्तु मतलब एस्ट्रोलॉजी और वास्तु का एक समागम मतलब हमने क्या किया, हमने एस्ट्रोलॉजिकल लोगों के चार्ट्स लिए, हमने उनके हॉरोस्कोप डिटेल्स लिए और हमने उनके हॉरोस्कोप्स क्रिएट किए और हमने घर में एक ड्राफ्ट्समैन को भेजा। उस ड्राफ्ट्समैन ने आपके घर की एक रिपोर्ट बनाई। आपके फ्लोर प्लान पर जब एक शक्ति चक्र लगाया जाता है तो वो एक सर्कल होता है। उस सर्कल में 360 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 16 जोन्स। तो वो हम आपके घर में ये देखते हैं कि हर 30 डिग्रीज में क्या आ रहा है, वहाँ पर क्या आपके WC की प्लेसमेंट है, वहाँ का आपके किचन की प्लेसमेंट है, आपके बेडरूम्स कहाँ आ रहे हैं और आपकी एंट्रेंस कहाँ है। ये 4 मेन चीज़ें देखी जाती हैं। और जब हम आपके हॉरोस्कोप को उस घर से अलाइन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि आपके हॉरोस्कोप के किस हाउस में वो एंट्रेंस आपको कहाँ अफेक्ट कर रही है, आप किस डायरेक्शन में सो रहे हैं, आपका वॉशरूम किस डायरेक्शन में आ रहा है या आपका स्टडी टेबल किस डायरेक्शन में आ रहा है, आपकी किचन आपको किस तरह से अफेक्ट कर रही है। हर घर में बहुत सारे लोग होते हैं। जब हम घर के हर मेंबर का एक हॉरोस्कोप डिटेलिंग करते हैं, उस हॉरोस्कोप में 12 हाउसेज होते हैं। अब उन 12 हाउसेज में से हर घर में हर मेंबर के हॉरोस्कोप में अलग अलग राशि आती है। तो वो राशि जिस हाउस में आ रही है वो एंट्रेंस उस मेंबर को किस तरह से अफेक्ट कर रही है ये हम देखते हैं। तो हर एंट्रेंस, हर घर की एंट्रेंस हर मेंबर को अलग अलग तरह से अफेक्ट कर रही होती है। किसी की वो जॉब अलाइन कर रही होती है, किसी को वो बिजनेस दे रही होती है। इसीलिए 2 भाई जो एक ही घर में रहते हैं, कोई जॉब कर रहा होता है, कोई बिजनेस कर रहा होता है। इसका यही रीजन है। अच्छा, तो मैम ये एनर्जी ऑडिट रिपोर्ट नॉर्मल वास्तु इंस्पेक्शन से अलग होती है? जो नॉर्मल वास्तु रिपोर्ट आती है वो सिर्फ एक घर के ऊपर चक्ति चक्र लगाकर अलाइन कर दिया जाता है, उसके ऊपर कुछ रिपोर्ट्स क्रिएट की जाती हैं। लेकिन जब हम एस्ट्रो वास्तु की बात करते हैं तो हम हॉरोस्कोप के साथ घर को अलाइन करते हैं। हम 32 एंट्रेंसेज में अपने घर को डिवाइड करते हैं। तो उन 32 एंट्रेंसेज में किस पद पर आपकी एंट्रेंस आ रही है और आपके घर, आपके हॉरोस्कोप को वो कहाँ पर अलाइन कर रही है या कहाँ पर एक्टिवेट कर रही है, तो ये देखा जाता है उस एनर्जी ऑडिट रिपोर्ट में। अच्छा मैम, जब कोई क्लाइंट आपके पास आता है तो सबसे पहले आप उसके घर में क्या देखते हैं? मतलब जैसे सपोज कोई क्लाइंट आया तो सबसे पहले आप नज़रिया क्या होता है आपका फर्स्ट? देखिए, सबसे पहले जो क्लाइंट आता है उसके घर में एक ड्राफ्ट्समैन विजिट करता है। वो ड्राफ्ट्समैन उसके फ्लोर प्लान पर एक शक्ति चक्र लगाकर हमें उसकी रिपोर्ट देता है। उस रिपोर्ट में मर्मा मार्किंग होती है, 45 देवता एनर्जी फील्ड्स की मार्किंग होती है और बार चार्ट्स की रिपोर्ट बनती है। बार चार्ट्स की रिपोर्ट बनने के बाद जब हम उसको हॉरोस्कोप के साथ अलाइन करते हैं तो हमें ये दिखता है कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पर हमें क्या रेमेडी देनी है। जैसे अगर किसी के सर में बहुत ज़्यादा पेन है या किसी को माइग्रेन
माइग्रेन इश्यूज आ रहे हैं तो उसके नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम हमें दिखती है। नॉर्थ ईस्ट में इवन अगर आप रेड कलर भी ले आएंगे, येलो कलर ले आएंगे तो आपके नॉर्थ ईस्ट वहां से अफेक्ट हो गया। नॉर्थ ईस्ट का ये एफ्लिक्शन आपको माइग्रेन्स या हेल्थ इश्यूज या फिर आपके सर में दर्द भी दे सकता है। तो इस तरह से हम हर इंसान का या हर मेंबर का अलग अलग से हॉरोस्कोप चेक करके उसकी डिटेलिंग करके उसकी रिपोर्ट क्रिएट करते हैं। अच्छा मैम, जब आप ये एनर्जी ऑडिट रिपोर्ट करते हैं, अभी जैसे आपने हॉरोस्कोप का जिक्र किया था बीच में, तो क्या हर घर में हर इंसान की जो भी हॉरोस्कोप होती है वो उसकी चैलेंजेस या जो भी उसको प्रॉब्लम आने वाली होती है लाइफ में उनके क्लूज देता है? जी हाँ, देता है। अगर हम बात करते हैं अपने 6th हाउस की, 6th हाउस देता है रोग, ऋण, शत्रु का हाउस है। जब 8th हाउस होता है वो हाउस है पेन का या फिर हम उसको कह सकते हैं डिजीजेस का। अगर हम 12th हाउस की बात करते हैं तो वो हमें लिटिगेशन इश्यूज भी देता है। 12th हाउस हमें फॉरेन जाने की प्रेरणा भी देता है। तो हमें ये देखना है कि हमारा 6th, 8th और 12th हाउस हमारी एंट्रेंस या हमारा वॉशरूम या कहाँ पर आ रहा है। तो हर इंसान का हॉरोस्कोप अलग होता है। किसी का वो 6th हाउस किसी अलग राशि में आ रहा होगा, किसी का 6th हाउस अलग राशि डिनोट कर रहा होगा, 12th हाउस अलग राशि डिनोट कर रहा होगा। तो हम कर्मा अलाइन करके ये बताते हैं कि आपका ये 6th हाउस इस डायरेक्शन में आ रहा है तो आपको ये काम करना है, आपका ये 8th हाउस इस डायरेक्शन में या इस राशि में आ रहा है तो आपको इस तरह से काम करना है, और अगर 12th हाउस ही वहां पर डिनोट कर रहा है, एंट्रेंस डिनोट कर रहा है, तो आपको ये कर्मा करना है। इस हिसाब से आप आगे बढ़ेंगे। मैम, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि क्लाइंट आपको कुछ ना बताए, उसके बाद में भी आपको सारी चीज़ें पता चल जाती हैं? जब आपका हॉरोस्कोप हमारे सामने आ जाता है या आपका घर ही हमारे सामने आ जाता है, उसकी रिपोर्ट हमारे सामने आ जाती है, तो बहुत कुछ अपने आप ही दिख जाता है। जैसे अगर मैं बात करती हूँ स्कॉर्पियो असेंडेंट्स की, 8 नंबर राशि जिनके 1st हाउस में होते हैं उनको स्कॉर्पियो असेंडेंट्स कहते हैं। तो वो बहुत सिक्रेटिव होते हैं, वो कुछ बताते ही नहीं है। अगर आप उनके घर में भी जाओगे तो उनके पेरेंट्स या उनके बच्चे भी यही बोलते हैं कि कुछ बोलते ही नहीं है, कुछ बात ही नहीं करते। तो जो उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे पता चलेंगी? नहीं पता चल सकती, क्योंकि अगर हम उनका हॉरोस्कोप देखते हैं तो उसे हमें बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली पता चल जाती हैं। अब उनके घर में भी वही की वही सिम्टम्स हमें पता चलते हैं जब हम उनके घर का फ्लोर प्लान देखते हैं। मैम, आप ये एनर्जी ऑडिट रिपोर्ट बनाते टाइम किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं? एनर्जी ऑडिट रिपोर्ट जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आपका वॉशरूम किस डायरेक्शन में आ रहा है। उस वॉशरूम के बाद हम एंट्रेंस चेक करते हैं, एंट्रेंस और किचन और बेडरूम्स, ये 4 चीज़ें होती हैं जो हमें मेन अफेक्ट करती हैं। मैम, हमारे घर की एनर्जी हमारे फाइनेंशियल स्ट्रगल्स को या जो भी चैलेंजेस आते हैं उनको बताता है, मतलब जो आपकी एनर्जी ऑडिट की रिपोर्ट है उसमें? हमारे फाइनेंशियल स्ट्रगल्स आते हैं साउथ ईस्ट से। अगर मेरे साउथ ईस्ट में कोई प्रॉब्लम है, कोई एफ्लिक्शन है, कोई ब्लू कलर है, कोई ब्लैक कलर है, तो डेफिनेटली मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी। मेरे फाइनेंसेस स्टक हो जाएंगे, मेरे पास जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो डूब जाएंगी, या फिर मैं डेली कैश फ्लो जो मेरा है वो लिक्विडिटी मेरी खत्म हो जाएगी। तो मुझे ये दिखता है अपने हॉरोस्कोप में भी दिखता है, और मुझे ये दिखता है अपने फ्लोर प्लान में भी कि यही एनर्जी है जो मिसअलाइन हो रही है, यही की एनर्जी है जो डिसबैलेंस हो रही है। तो उसके फिर रेमेडीज हमें करनी पड़ते हैं। इन केस वहाँ कट आ रहा है तो आप स्टार्टिंग पर एक ग्रीन कलर का टेप लगा लीजिए साउथ ईस्ट के कट में, या फिर आप ग्रीन कलर का आप एक बल्ब भी हैंग कर सकते हैं जिसको आप 24/7 आप चलाएंगे, तो वहाँ की जो एनर्जीज हैं, जो कम एनर्जीज हैं, वो बढ़ जाएंगी। मैम, फाइनेंशियल की जैसे हमने बात कर ली फाइनेंस के बारे में, लेकिन हमारे जो फैमिली रिलेशनशिप होते हैं या डिस्प्यूट्स होते हैं वो भी हमारी इस एनर्जी ऑडिट रिपोर्ट में दिखते हैं? जी हाँ, अगर साउथ वेस्ट में आपकी अगर किचन आ गई, साउथ वेस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ अर्थ एलिमेंट होता है साउथ वेस्ट, ठीक है। अगर उस डायरेक्शन में आपने अपनी अग्नि ले आए यानी फायर एलिमेंट ले आए, या फिर अगर आपने अपना WC डाल दिया, तो जो घर में छोटी छोटी किचकिच है हस्बैंड वाइफ के बीच में या फिर किसी सास बहू के रिलेशन में भी वो प्रॉब्लम्स हमें दिखती हैं। अब अगर कोई कहता है कि मेरे रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तो हम उनको कहते हैं एक बार आप अपना साउथ वेस्ट चेक करो। साउथ वेस्ट में उनके WC आता है तो यानी कि उनका रिलेशनशिप सेप्टिक टैंक में जा रहा है। तो उस साउथ वेस्ट के वो WC को हमें एक रेमेडी डालकर, हमें वहाँ पे येलो टेप लगाकर हम उसको अलाइन करते हैं, या फिर हम उसकी जो नेगेटिविटी है उसको हम कट कर देते हैं। इन केस अगर वहाँ पर आपका बर्नर आ रहा है, तो यानी आप फायर अग्नि वहाँ पर ले आए, तो आपका जो रिलेशनशिप है वो अब बर्न हो रहा है। अब उस रिलेशनशिप को ठीक करना है हमने, तो वहाँ पर जो हम रेमेडी देते हैं वहाँ हम पीला पत्थर डालते हैं। पीला, येलो इज द एलिमेंट ऑफ अर्थ का जो बेसिक कलर है दैट इज येलो या ब्राउनिश टोन्स में जाते हैं। तो वहाँ पर आप एक येलो पत्थर डाल देंगे अगर आप बर्नर के नीचे, तो आपके रिलेशनशिप्स ठीक होने शुरू हो जाएंगे। जैसे रिलेशनशिप की हमने बात कर ली, लेकिन अगर पर्टिकुलर फैमिली के डिस्प्यूट्स के बारे में देखना हो तो उसकी कौन सी डायरेक्शन होती है? देखिए, डिस्प्यूट्स के लिए हम काफ़ी सारी डायरेक्शंस देख सकते हैं। अगर हम साउथ ईस्ट में भी हमारी प्रॉब्लम है तो हमारे को जो डिस्प्यूट्स हैं वो साउथ बहू के दिखाई देंगे। अगर हमारा साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम है तो जो डिस्प्यूट्स हैं वो हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में आ जाएंगे, या फिर घर में किसी के भी बीच में आ सकते हैं। यानी कि अगर आप दादी पोते के रिलेशन में पोते देखेंगे तो वहाँ भी आ जाएंगे डिस्प्यूट्स। मेन जो हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस है वो साउथ वेस्ट से या फिर नॉर्थ
नॉर्थ वेस्ट से देखे जाते हैं। नॉर्थ वेस्ट में अगर किसी का कोई प्रॉब्लमैटिक जोन आ गया, यानी कि कोई डिश वॉशर आ गया, तो यानी कि उनका जो अट्रैक्शन है, हस्बैंड वाइफ के बीच की जो अट्रैक्शन है वो कहाँ जा रही है, डिश वॉशर के थ्रू सेप्टिक टैंक में जा रही है। तो उस अट्रैक्शन को ठीक करने के लिए या उसको उस पर जो रेमेडीज हम देते हैं, तो हम वहाँ पर एक ग्रीन कलर का पेंट लगा देते हैं डिश वॉशर के नीचे, या कोई वॉशिंग मशीन है तो उसके नीचे हम ग्रीन कलर का पेंट दे देते हैं। तो वो वहाँ की रेमेडी है। मैम, आपके एक्सपीरियंस में आपने कभी मतलब ऐसा कुछ देखा है कि घर के ही कोई ऐसे साइन होते हैं जो उस घर की हार्मनी को, वहाँ के रिलेशनशिप को सपोर्ट नहीं करते? बहुत सारे कलर्स होते हैं। जब हम यहाँ पे कलर्स की बात करते हैं, अगर मैंने किसी को किसी डायरेक्शन में, किसी जोन में एंटी कलर डाल दिया, जैसे अगर मैं नॉर्थ डायरेक्शन में एंटी कलर ले आई रेड, और या फिर मैं येलो कलर ले आई। नॉर्थ का कलर है वाटर का कलर, नॉर्थ इज द डायरेक्शन ऑफ वाटर, तो वहाँ का कलर हो गया ब्लू, या फिर हो गया ऑफ वाइट, या फिर हो गया ब्लैक। पानी काला भी हो जाता है, लेकिन पानी कभी भी लाल नहीं होता। अगर लाल पानी हमने देखा है तो वो हमारे फाइनेंसेस को लॉस दिखाता है। यानी कि मैं वहाँ पे अग्नि ले आई, वहाँ पे लाल रंग लाने का मतलब मेरी अग्नि आ गई, मेरा फायर जोन आ गया, तो वो डिस्प्यूट आएंगे ही आएंगे। कहाँ आएंगे वो डिस्प्यूट? मेरी नौकरी में आएंगे, मेरी जॉब्स में प्रॉब्लम्स दिखने लगेंगी, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आएंगी। इन केस मैं जॉब के लिए ट्राई कर रही हूँ तो मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आएंगी, मेरा फाइनेंस हिलने लगेगा अगर नॉर्थ में कोई हमने रेड कलर ले आए तो। मैम, जब आप एनर्जी ऑडिट रिपोर्ट करते हैं तो आप उस जगह की या जो लैंड है उसकी हिस्ट्री को कितना इंपॉर्टेंस देती हैं? देखिए, कुछ घर होते हैं जो बार बार टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं। कुछ घर होते हैं जो हमेशा से ही कंस्ट्रक्टेड रहते हैं, उसमें दादा रहे, फिर उसके बाद उनके बेटे आ गए, फिर उनके बाद उनके बेटे आ गए, तो ये लीनिएज चलती ही रहती है। तो वो घर काफ़ी समृद्ध होते हैं, काफ़ी प्रेस्टिजियस होते हैं। लेकिन कुछ घरों में हमने ये देखा है कि कुछ घर टूटते रहते हैं, उनकी बार बार उनकी जो सेल डीड है वो चेंज होती रहती है। तो उन घरों में जो लैंड एनर्जीज होती हैं वो डिस्ट्रप्टेड होते हैं, या हम कह सकते हैं अलाइन नहीं होती हैं। उन लैंड एनर्जीज को हम चेंज भी कर सकते हैं। उन घरों में हम कुछ ऐसी रेमेडीज देकर हम लैंड एनर्जीज को अपलिफ्ट कर देते हैं। तो उसके लिए हमारे कुछ टूल्स होते हैं, जैसे हमारी वायरॉड है या फिर हमारा लेकर एंटीनिया है, तो उससे हम अपने टूल से हम मेजर करते हैं और उसके बाद हम उन एनर्जीज को अपलिफ्ट भी करते हैं। मैम, एक चीज़ जो गांव में हमें देखने को मिलती है कि जैसे दो भाई हैं तो उनका जो घर होता है वो भी ऑलमोस्ट वो सेम आजकल बनाते हैं, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर होता है उनका, इंटीरियर भी और बाहर से अगर फिजिकली देखते हैं तो भी। लेकिन उसके बाद में एक चीज़ और देखी जाती है उनमें कि एक जो भाई है वो अच्छा वेल सेटल्ड है, सब कुछ उसके घर में बढ़िया चल रहा है, बट जो दूसरा भाई होता है उसके घर में उतना वो समृद्ध नहीं होता। तो इसमें उनके घर की एनर्जी कैसे उनको इम्पेक्ट कर रही होती है? देखिए, दो घर कभी भी आइडेंटिकल नहीं होती। अगर वो साथ साथ बने हो तो हो सकता है एक का दरवाज़ा इधर, दूसरे का दरवाज़ा इधर होगा, तो वो जो डायरेक्शन की एंट्रेंस है वो चेंज हो गई। डायरेक्शन की एंट्रेंस चेंज हो जाने से हमारी जो हॉरोस्कोप में है वो एंट्रेंस भी हमारी अलग हाउस में चली गई। हर इंसान का, हर जितने भी लोग हैं उनका जो हॉरोस्कोप होता है वो यूनिक होता है, किसी का भी हॉरोस्कोप दूसरे से नहीं मिलता। इवन अगर कोई ट्विन भी होता है और वो कम से कम अगर 2 मिनट के डिस्टेंस पे भी पैदा हुआ है तो भी उसका हॉरोस्कोप दूसरे ट्विन से अलग होता है। तो इसके लिए हम D60 चार्ट देखते हैं। D1 तो हमें सेम ही दिखाई देगा जो हमारा लगन चार्ट होता है, लेकिन D60 चार्ट जब हम डिविजनल चार्ट्स की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर हमें दिखाई देता है कि जो ये ट्विन्स हैं उनका भी चार्ट अलग होता है। तो यही वो बात करते हैं कि ये दो भाई हैं जो बिल्कुल साथ साथ एक ही घर में पले बड़े हैं, लेकिन फिर भी उनकी चीज़ें, उनके आगे फैमिली लाइफ है वो सब अलग क्यों है, उनका कैरियर अलग क्यों है, उनके रिलेशनशिप्स अलग क्यों है, ये इसी बात पर हमें डिनोट करते हैं। मैम, आप एस्ट्रोवास्तु अप्रोच से अगर देखती हैं तो हॉरोस्कोप और प्रॉपर्टी का कनेक्शन कैसे इस्टेब्लिश करती हैं? हमारी जो प्रॉपर्टी होती है वो हमारा 4th हाउस डिनोट करता है। अगर मेरा 4th हाउस में उच्च के प्लैनेट यानी कि एक्सॉल्टेड प्लैनेट बैठे हैं तो मेरे पास काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टीज़ रहती हैं। लेकिन अगर वहीं पर कोई एफ्लिक्शन है मेरे 4th हाउस में, 4th हाउस मेरा घर है, मेरी गाड़ी है, मेरी मदर भी है, तो मुझे कई बार ऐसा है कि मुझे इनहेरिटेड प्रॉपर्टी 8th हाउस से मिलती है। अगर मेरे 8th हाउस में इनहेरिटेंस दिखा रहा है यानी कि 8th हाउस मेरा बहुत अच्छा है, तो मुझे मदर से या फैमिली से इनहेरिटेड प्रॉपर्टी भी मिलती है। इस तरह से ही हमारा घर हमारे हॉरोस्कोप के साथ अलाइन होता है। अगर मेरा 4th हाउस, मेरा 8th हाउस बहुत अच्छे साइंस दिखा रहा है तो मुझे प्रॉपर्टीज अच्छी मिलती हैं। मैम, आपके कोई ऐसा मेमोरेबल केस रहा हो जिसमें एनर्जी ऑडिट रिपोर्ट ने उस क्लाइंट की जो प्रॉब्लम है उनको रिवील कर दिया हो? हाँ जी, कई केसेस ऐसे आते हैं जब क्लाइंट्स आगे से कुछ नहीं बताते, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमें एनर्जी ऑडिट रिपोर्ट से भी दिखती हैं। हमें उनके फ्लोर प्लान्स को चेक करने के बाद ही पता चलता है हाँ ये प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे अगर मैं बात करती हूँ एक साउथ वेस्ट डायरेक्शन की, अब एक वाइफ ने मुझे कंसल्ट किया, तो जब हम उनके घर गए हमने उनको दिखाया कि आपके साउथ
साउथ वेस्ट में ये प्रॉब्लम आ रही है। अब उनके हस्बैंड थे, वो कुछ भी नहीं बताते थे, और हस्बैंड जो हैं वो वर्क फ्रॉम होम करते थे, और साउथ वेस्ट में ही बैठकर उनकी टेबल लगी हुई थी और उनकी चेयर भी लगी हुई थी। ऊपर ही उन्होंने एक अलमीरा लगा रखी थी जिसमें उनका सारा सामान रखा हुआ था। एवरीथिंग वॉज कमिंग इन साउथ वेस्ट। अब साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, हमारा जो जोन आता है वो है डिप्रेशन का, वो है हमारा डिटॉक्सिफिकेशन का। तो अगर हम वहाँ बैठकर अपना काम करेंगे तो हम हर समय या तो झल्लाते रहेंगे या फिर कुछ ना कुछ हमारे साथ प्रॉब्लम्स आते रहेंगे, हमारी बॉडी में भी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। अब उनके साथ ओबेसिटी की भी प्रॉब्लम थी, कुछ हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम्स आ रही थी, जो कि वो रिवील ही नहीं करते थे। वो वाइफ कहते थे हाँ जी मैं सब ठीक हूँ, सब कुछ ठीक है, लेकिन जब उनकी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स आई तो उसमें बहुत कुछ दिख रहा था, उसमें आर्थराइटिस की भी प्रॉब्लम दिख रही थी। तो उनको हमने बोला कि ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपको बैठकर काम नहीं करना चाहिए। उसके बिल्कुल साथ में हमारा एक डायरेक्शन बनती है साउथ वेस्ट के साथ, साउथ वेस्ट में अगर आप बैठकर काम करेंगे तो आपकी जो स्किल्स है वो एनहांस होते हैं, वो और आगे बढ़ते हैं। तो हमने उनको बोला कि आप इस चेयर को सिर्फ यहाँ से डायरेक्शन से आप यहाँ शिफ्ट करो, टेबल तो आपका उतना ही है, तो इंस्टेड ऑफ कि आपके अलमीरा के नीचे आप बैठकर काम कर रहे हैं, जस्ट शिफ्ट योर चेयर फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस डायरेक्शन। तो जरा सा उस टेबल को उन्होंने जब शिफ्ट किया तो उनको काफ़ी ज़्यादा उनके जो स्किल्स हैं एनहांस हुए, और उनके बाद उनकी प्रमोशन भी जो ड्यू थी काफ़ी टाइम से, वो प्रमोशन भी उनकी हो गई। अच्छा, तो मैम क्या हर डायरेक्शन हर इंसान को सूट करती है? देखिए, डायरेक्शन के अपने जोनल इफेक्ट्स होते हैं, जो अपनी करेक्टरिस्टिक्स हैं वो कभी नहीं बदलती हैं। जैसे कुछ डायरेक्शंस होती हैं जो सिर्फ WC ही हम वहाँ बना सकते हैं। अभी मैंने जैसे बात की साउथ वेस्ट की, वहाँ अगर WC बनता है तो बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन बहुत अच्छे से होती है। इसी तरह से एक और जोन है हमारा वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, वहाँ पे हम WC बना सकते हैं। लेकिन अगर किसी का किचन वहाँ आ जाए, यानी कि वो लेडी वहाँ खड़े होकर दिन में 3 समय का खाना बना रही है, अब वो जो डिटॉक्सिफिकेशन का जोन है, डिप्रेशन का जोन है, तो वो क्या होगा, उस लेडी की लाइफ में डिप्रेशन आ जाएगा, क्योंकि वो पूरे दिन यानी कि 6 घंटे 8 घंटे खड़े होकर वहीं उसी जगह पर वो खाना बना रही है और अग्नि के सामने बना रही है। अब पहली बात तो अग्नि इन वेस्ट नॉर्थ वेस्ट इज एंटी, दूसरी बात वहाँ पर उसने खड़े होकर वो काम कर रही है, जो कि अपने आप में ही डिप्रेशन है, तो वो लेडी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाएगी। अब उसके साथ में ही अगर हम वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की बात करते हैं, जो एक डिप्रेशन का जोन है, उसको हम अगर हम शिफ्ट करके उसको हम वेस्ट साउथ वेस्ट में ले आते हैं या वेस्ट में ही ले आते हैं, उसका जो किचन का बर्नर है, जस्ट अ स्मॉल शिफ्टिंग, तो वो जो डायरेक्शन है वो ऑटोमेटिकली वो अपलिफ्ट हो जाती है। अब वेस्ट डायरेक्शन इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर अ किचन, लेकिन अगर हम उसको रेमेडी कर वहाँ पर पीला पत्थर लगाकर या पीना विनाइल शीट लगाकर भी हम काम करते हैं तो हमारी लाइफ में काफ़ी गेन्स आते हैं। अगर मैम हमारे जो व्यूअर्स हैं वो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ में मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है, बट उसके बाद में भी वो जो प्रोग्रेस वो चाहते हैं वो नहीं मिल रही उन्हें, तो उन्हें उस एनर्जी ऑडिट रिपोर्ट में क्या देखना चाहिए? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हमारी जॉब चल रही है, करीब 20 साल से 25 साल से हम चले जा रहे हैं और एक ही लेवल पर हैं, हम कभी ग्रो ही नहीं कर रहे, तो प्रॉब्लम है। बिल्कुल, हमें लगता है कि हम चलो ठीक है, हम ऐसे ही रिटायर हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हर किसी को ग्रोथ चाहिए लाइफ में। अब यही है कि एक हाउसवाइफ है, वो काम करती चली जा रही है, दिन में 3 समय उठकर खाना बना रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, बच्चे अच्छे चल रहे हैं, लेकिन उस लाइफ की, उस लेडी की लाइफ में क्या ग्रोथ है? कुछ भी ग्रोथ नहीं है। उसने अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाया, अब बच्चे पढ़कर आगे बढ़ गए, कुछ बच्चे घर छोड़कर आगे चले गए, उनको विदेश में सेटल हो गए, अब हस्बैंड और वाइफ हैं, अब वो चले जा रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं कि अब हमें आगे क्या करना है। तो हमें हर चीज़ को एक ग्रोथ देनी चाहिए। हमारी लाइफ में एक ग्रोथ बहुत नेसेसरी है, नहीं तो हमारी लाइफ में डिप्रेशन आ जाएगा। वही लोग काफ़ी डिप्रेस हो जाते हैं। तो कुछ जोन्स होते हैं ऐसे हमारी घर के अंदर, जैसे कि नॉर्थ है, अगर हमारे नॉर्थ में कुछ एंटी कलर्स पड़े हुए हैं, या हमारा वॉशिंग मशीन पड़ा हुआ है, या हमारा डिश वॉशर पड़ा हुआ है, या फिर नॉर्थ के अंदर हमारा WC है, तो उस WC के होने के कारण हमारी लाइफ में कभी भी ग्रोथ नहीं होगी, हमारे जो हीलिंग है वो कभी भी नहीं होगी। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उस पर एक रेमेडी डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो क्लाइंट्स हमें नहीं बताते, लेकिन हम जब उनके घर जाते हैं तो हमें सिम्टम्स दिखते हैं। सिम्टम्स ना भी दिखें तो हम उनको बताते हैं कि यहाँ पर ये होने की वजह से क्या आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं है। अब अगर मैं आपको एक केस स्टडी की बात करती हूँ, वेस्ट दिल्ली में मैं एक घर में गई, वहाँ पर एक N7 की एंट्रेंस थी। अब वो वहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम थी कि जॉब के इश्यूज थे, हस्बैंड के साथ भी जॉब का इशू था, वाइफ की भी प्रमोशन नहीं हो रही थी, और छोटे बेटे के साथ भी जॉब का इशू था। तो उन्होंने मुझे इसीलिए कंसल्टेशन के लिए बुलाया था। पहली बात तो N7 की एंट्रेंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है, शास्त्रों में भी लिखा है N7 की एंट्रेंस अच्छी नहीं होती। और जॉब क्लास के लिए जो बिजनेसमैन है उसमें फिर भी हम चले जाते हैं, N7 की एंट्रेंस दे देते हैं, लेकिन जो जॉब क्लास है, जो सर्विस क्लास है, हम उनको N7 की एंट्रेंस कभी नहीं देते। तो हमने उनकी एक रेमेडी दी, हमने उनकी मेटल स्ट्रिप सर्जरी करा दी N7 पे। अब
प्रॉब्लम ये थी कि उसके बाद भी मुझे उनको अपलिफ्ट करना था, क्योंकि नॉर्मल लाइफ चलती ही चली जा रही है, लेकिन अपलिफ्टमेंट कैसे आएगी लाइफ की। तो उनकी जो सीढ़ियाँ थी उनके अंदर हमने N3 N4 हमने दिखाई दिया उनके फ्लोर प्लान में। उनके फ्लोर प्लान में हमने वहाँ पर उनको बोला कि आप आज से ये सोचो कि आपकी एंट्री यहाँ है। वहाँ पर हमने एक लोहे का गेट बनवाया N3 और N4 के अंदर, जहाँ पर वो प्लेसमेंट है। अगर हमारी एंट्रेंस N3 और N4 की बनती है तो हमारी लाइफ में बहुत वेल्थ आती है, बहुत अबंडेंस देती है हमें N3 और N4 की। अब आप मानेंगे नहीं, 6 महीने हुए उन्हें, वो डोर उन्होंने लगवाया, इमीडिएटली उन्होंने वो वहाँ पे दरवाज़ा फिक्स कराया, नेगेटिव एंट्रेंस हमने उनकी ब्लॉक कर दी। 6 महीने में उन्होंने अपना घर सेल कर दिया और बहुत अच्छे दामों में उन्होंने अपना घर सेल करके नया घर ले लिया। अब मैंने उनको ये बोला कि अब आप ये देखिएगा कि N3 N4 की जो एंट्रेंस है, पहली बात तो वो छोड़नी नहीं चाहिए। आपने छोड़ी है तो अब जब नेक्स्ट एंट्रेंस आप लेंगे तो N3 N4 आप जरूर क्रिएट कीजिएगा। अब जब वो नए घर में गए तो उन्होंने बोला मेरे बेटे की जॉब में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो मैंने उनको यही बोला कि आपने अगेन जो एंट्रेंस ली है वो N7 की एंट्रेंस ली है, मैम आपको N3 N4 की एंट्रेंस दोबारा क्रिएट करनी चाहिए अपने घर में। तो आपने नया घर लेते हुए हमेशा ये चीज़ रियलाइज करनी है, हमेशा ये चीज़ देखनी है क्या आप वही के वही एंट्रेंस दोबारा तो नहीं ले रहे। जो नेगेटिव एंट्रेंस आप छोड़ कर आए थे या पॉजिटिव आपने क्रिएट कर ली, आपने उसको छोड़ दिया, तो जब नए घर में जा रहे हो तो आप प्लीज़ ये चेक करो क्या वो नेगेटिव एंट्रेंस फिर से आपके वापस तो नहीं मिल गई। तो ये चीज़ हमें हमेशा चेक करनी चाहिए। मैम जैसे आजकल अपार्टमेंट चलते हैं, तो जैसे एक फैमिली पहले वहाँ रहती थी तो उनको फुलफिल था सब कुछ उनकी लाइफ में, बट जैसे ही कोई दूसरी फैमिली आती है वहाँ पे तो वो उतना अच्छे से नहीं वहाँ पे सेटल हो पाए। तो इसमें मतलब उनकी हॉरोस्कोप को चेक करना चाहिए, फिर उनको वास्तु चेक करवाना चाहिए? देखिए, बेसिक वास्तु तो हर जगह काम करता है। अगर वहाँ पर एंट्रेंस ठीक नहीं थी तो वो एंट्रेंस पहले वालों को भी अफेक्ट करती, लेकिन उन्होंने एंट्रेंस उसकी रेमेडी ज़रूर कर ली होगी, इसलिए उनके लिए अच्छा चल रहा होगा। उन्होंने जो WC है उसकी भी हो सकता है रेमेडी कर ली हो तो वो अच्छा चल रहा था। लेकिन ऑफ कोर्स हॉरोस्कोप काम करता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया हमारा हर हाउस हर एंट्रेंस को अलग अलग तरह से अफेक्ट करता है। हर मेंबर का हॉरोस्कोप अलग होता है और हर एंट्रेंस उसको अलग से अफेक्ट करेगी। हो सकता है वो एंट्रेंस जो पहले मेंबर वहाँ रह रहे थे, हेड ऑफ द फैमिली की, सेकंड हाउस को अफेक्ट कर रही थी। सेकंड हाउस गिव्स अस वेल्थ, तो सेकंड हाउस, मेरा पैसा कहाँ से आ रहा है, सेकंड हाउस से थ्रू आ रहा है। जो दूसरा हाउस है 11th हाउस गेन्स का हाउस है, मेरी विश फुलफिलमेंट का हाउस है। जो पहले वाले जो मेंबर्स थे उनका सेकंड या 11th हाउस अगर वो अच्छा आ रहा है एंट्रेंस पर तो उनके लिए वो घर अच्छा था। अब ये हो सकता है जो दूसरी फैमिली वहाँ आई, हेड ऑफ द फैमिली के जो एंट्रेंस आ रही थी वो 6th एंट्रेंस आ गई। 6th हाउस होता है रोग ऋण शत्रु का। अब उनको जो हम रेमेडी देंगे 6th हाउस जो अगर उनकी अलाइन हमें करेंगे तो हम उनकी कर्मा को अलाइन करेंगे और उनको बताएंगे कि आपको ये काम करना चाहिए ताकि आपके जो नया घर है वो इस हिसाब से आपका अलाइन हो जाए। अब अगर वो 8th हाउस आ गया तो हो सकता है वो उनको डिजीजेस दे रहा हो, ठीक है। अब वो हो सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग जो पहले वाले मेंबर्स थे जो उस घर में रह रहे थे, अगर उनकी एंट्रेंस 8th बन रही है लेकिन वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम कर रहे हैं, हो सकता है वो CA हो, वो टैक्स के ऑडिट में काम कर रहे हो, तो उन प्रोफेशन भी मैटर करता है। लेकिन जो नए लोग उस घर में आए, ना तो वो CA थे, ना उनकी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, ना वो एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे थे, ना कोई उनका अकल्ट से कोई डीलिंग थी, तो यानी कि उनको अफेक्ट करेगा ही करेगा। तो ये कर्मा अलाइनमेंट की बात आती है यहाँ पर। तो हम कर्मा को अलाइन करके अपने क्लाइंट को ये बताते हैं कि अगर आपकी 6th एंट्रेंस भी बन रही है, आपका एंट्रेंस, और आप एंट्रेंस चेंज नहीं कर पा रहे 6th हाउस की, तो आप इस तरह से अपने कर्मा को अलाइन कीजिए। मतलब मैम बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है ना, आपकी हॉरोस्कोप भी, आपके कर्मास भी, और फिर देन वास्तु तो है ही। मतलब वास्तु को ठीक करने के लिए यही चीज़ तो एस्ट्रो वास्तु अलाइनमेंट या एस्ट्रो वास्तु एनर्जी ऑडिट रिपोर्ट कहलाती है, जिसमें हम एस्ट्रोलॉजी भी देखते हैं, हम हॉरोस्कोप्स की चेकिंग करते हैं, हम घर के फ्लोर प्लान्स को चेक करके उसके ऊपर पूरा ग्रिड प्लान लगाकर चेक करते हैं कि किस एंट्रेंस को ये मेंबर की प्रॉब्लम आ रही है, या किस एंट्रेंस पे इस मेंबर को अपलिफ्टमेंट मिल रही है, या फिर ये स्टडी रूम ही यहाँ बना हुआ है तो इस बच्चे को ये प्रॉब्लम दे रहा है। अब मैं आपको एक स्टडी की बात बताती हूँ। मैं एक लंदन में एक केस था, वहाँ पर एक बच्चे को प्रॉब्लम आ रही थी कि वो बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा था। उसकी मदर ने उसको वेस्ट साउथ वेस्ट में बिठाया हुआ था। वेस्ट साउथ वेस्ट इज़ द डायरेक्शन ऑफ स्किल्स, गेन्स देता है, और सरस्वती माँ की डायरेक्शन है। तो मदर ने बोला मैंने तो कहीं किसी जगह पढ़ा था तो मैंने इनको यहाँ पे वेस्ट साउथ वेस्ट में बिठा दिया, लेकिन वो बच्चे के हॉरोस्कोप में वहाँ पर एक नेगेटिव हिट आ रहा था जो वेस्ट साउथ वेस्ट के ही दिशा में उसको प्रॉब्लम कर रहा था। तो हमने जब उसके हॉरोस्कोप की डिटेलिंग की तो उसके बाद वेस्ट साउथ वेस्ट से हटाकर मैंने उसको नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में बिठाया, तो वहाँ बिठाया और उसकी स्टडी रूम पूरा वहाँ पे क्रिएट कराया। तो उसके बाद उसकी धीरे धीरे अपलिफ्टमेंट होने लगी और उस बहुत अच्छे से बच्चे ने वो उसके एग्जाम्स क्लियर किए।
तो इसी तरह से हमें हॉरोस्कोप की डिटेलिंग भी करनी होती है। इसी को हम एस्ट्रो वास्तु एनर्जी ऑडिट रिपोर्ट कहते हैं। अच्छा मैम, तो ये जो ऑडिट रिपोर्ट आप बनाते हैं ये घर के हेड ऑफ द मेंबर की हॉरोस्कोप से बनाते हैं या फिर मतलब सभी मेंबर्स की हॉरोस्कोप आप इसमें चेक करते हैं? सभी मेंबर का हॉरोस्कोप क्योंकि यूनिक होता है, अलग होता है, तो हमें सभी मेंबर्स के हॉरोस्कोप चेक करना होता है। अब ये हो सकता है कि हेड ऑफ द फैमिली आपको घर में पैसा लेकर आ रहे हैं, वो ही है एक फैमिली के अर्निंग मेंबर, लेकिन जो फीमेल है वहाँ पे घर में वो पावर हाउस चला रही है घर का, वो किचन में काम कर रही है, तो किचन है अगर वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में खड़े होकर काम कर रही है तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो वहाँ पर हमें उनके किचन को अलाइन करना है। अगर बेडरूम्स हैं, घर में बड़े बच्चे हैं, बेडरूम्स के अंदर सो रहे हैं, तो हमें उनके बेडरूम को भी देखना है, कहीं ये बेडरूम में तो प्रॉब्लम नहीं है, जो ये 8 घंटे सोकर हम एक प्रॉपर हम रूम में सो रहे हैं तो 8 घंटे सोकर ये कहीं वहाँ से तो प्रॉब्लम नहीं आ रही। या फिर कोई स्टडी टेबल है, स्टडी टेबल अगर रॉन्ग डायरेक्शन में पड़ी हुई है तो बच्चा अच्छे से फोकस कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पा रहा, वो अच्छे रिजल्ट्स नहीं ले रहा। उसी तरह से वॉशरूम्स हैं, वॉशरूम्स भी हमारी लाइफ में बहुत ग्रेट इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, क्योंकि WC है वो सेप्टिक टैंक में हमारा जो बॉडी का डिटॉक्स है वो चला जा रहा है सेप्टिक टैंक में। इवन हमारे ओवरहेड वाटर टैंक्स, इवन हमारे अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स भी बहुत हमारी बॉडी को अफेक्ट करते हैं। मैम ये ऑडिट रिपोर्ट सिर्फ घर की बनती है फिर इंडस्ट्री वगैरह की भी बनती है? जी हाँ, हर इंडस्ट्री की ऑडिट रिपोर्ट बन सकती है। इंडस्ट्री क्या, कोई फैक्ट्री हो उसकी भी बन सकती है, कोई स्कूल है आपका उसकी ऑडिट रिपोर्ट बनती है। वहाँ पर हम जब हम बात करते हैं इंडस्ट्री की, सपोज वहाँ पर 5 इंडस्ट्री होल्डर्स हैं या फिर हम कह सकते हैं कि 5 मेंबर्स हैं जो इंडस्ट्री चला रहे हैं, तो हम उन 5 मेंबर्स की हॉरोस्कोप्स लेकर चेक करते हैं और हम उसको उसी दिशा में बिठाते हैं, उनके केबिन्स हम उसी दिशा में बनाते हैं। अब ये हो सकता है कि वो इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो और उसके अंदर कुछ पर्टिकुलर शेड्स होते हैं, तो हर शेड के ऊपर जाकर हमारी मार्किंग होती है कि हर शेड के ऊपर हम उनको डिवाइड कर कर उसके फ्लोर प्लान्स क्रिएट करते हैं। हो सकता है कि कुछ कवर्ड एरिया हो, कुछ अनकवर्ड एरिया हो, तो वहाँ पर हम अलग अलग मार्किंग करके उनके अलग अलग सेंटर्स निकाल कर मार्किंग करके उनको अलाइन करते हैं। अब ये हो सकता है कि वहाँ कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो और वहाँ पर एक ही शेड हो और वहीं पर अंदर सारी मशीन्स रखी हों, तो वहाँ पर एक ही फ्लोर प्लान बनेगा उसी कवर्ड एरिया का, और जो मशीन्स हैं उनको हम अलाइन करेंगे। हमें हमेशा मशीन्स का जो फ्लो होता है वो हमें पॉजिटिव डायरेक्शन या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रखना होता है। कभी कभी ऐसा होता है कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं कि मिसअलाइनमेंट हो जाती है मशीन्स की, कोई मशीन इधर रखी हुई है, कोई मशीन इधर रखी हुई है, तो हमें उसको यही बताना होता है क्लाइंट को कि इसको आप प्रॉपर फ्लो के हिसाब से रखिए, और जो आपके जो फिनिश गुड्स हैं उनको आपने हमेशा से नॉर्थ वेस्ट में रखना है। कई बार नॉर्थ वेस्ट में जगह नहीं होती क्लाइंट्स के, तो वो क्या करना है, उनको वहाँ पर अपने सैंपल्स रख सकते हैं, तो उसके बाद वो जो रिजेक्शन की प्रॉब्लम होती है वो कभी नहीं आती है, वो रिजेक्शन हमेशा से उनकी लाइफ से हट जाती है। तो इसी तरह से हम हर इंडस्ट्री की भी ऑडिट रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, आपने स्कूल्स का भी बताया मैम, तो स्कूल्स की कैसे बनती है? मतलब जो ऑनर होता है स्कूल का सिर्फ उसी की हॉरोस्कोप देख के बनती है? जो ओनर होता है उसकी हॉरोस्कोप देखकर बनती है, जो मेन ओनर है उसी की हॉरोस्कोप देखकर हमारे को जो अलाइन करना होता है। लेकिन जो स्कूल में है, अगर हम बात करते हैं एक स्कूल के लिए, तो वहाँ पर हमारा कुछ सेंटर में कुछ ओपन एरिया भी आ जाता है। अब कुछ प्राइमरी विंग्स होते हैं, कुछ मिडिल विंग्स होते हैं और कुछ सेकेंडरी विंग्स होते हैं, कुछ सीनियर सेकेंडरी विंग्स होते हैं। तो जो हमें ये देखते हैं कि फुटफॉल कहाँ आ रही है। जो प्राइमरी विंग के बच्चे हैं या जो प्राइमरी विंग के टीचर्स हैं, कई बार उनके फुटफॉल सीनियर सेकेंडरी विंग की तरफ होते ही नहीं है, तो हम उनका अलग से प्लान बनाते हैं, उनका फ्लोर प्लान अलग बन जाता है। पूरे एक कंस्ट्रक्टेड एरिया का फ्लोर प्लान बनता है, अनकंस्ट्रक्टेड का जो प्लेग्राउंड है उसका अलग बनता है, अगर कोई कैंटीन आ रही है तो उसका अलग बनता है, इवन अगर कोई वहाँ पे कोई एक्टिविटी एरिया है तो उसका फ्लोर प्लान अलग बनता है। तो इस तरह से पूरा फ्लोर प्लान अलग बन के, और जो ओनर है, ओनर इसके अंदर वहाँ पे प्रिंसिपल हो गए या फिर उनका जो मैनेजर हो गए वो ओनर हो गए, तो उनके हॉरोस्कोप के हिसाब से हमें अलाइन करना होता है स्कूल को। अच्छा, मतलब जिस एरिया में जो एक्टिविटी हो रही है उसके अकॉर्डिंग ये फ्लोर प्लान क्योंकि बनता है। एक स्कूल में पूरा एक एरिया कवर्ड नहीं होता है, वहाँ पर कुछ ना कुछ अनकवर्ड एरिया होता है, तो जितना कवर्ड एरिया होता है उसको हम अलाइन करके उसके ऊपर हम मार्किंग करते हैं। मैम, अगर एनर्जी ऑडिट रिपोर्ट में जैसे प्रॉब्लम्स आपको शो हुई तो फिर आप रेमेडीज कैसे देते हैं? हम एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज अलग देते हैं। जैसे अगर घर में एक मेंबर को ये प्रॉब्लम आ रही है, हम उसके पंचांग डिटेल्स भी चेक करते हैं, पंचांग की भी रेमेडीज हम क्रिएट करते हैं उनकी, और हम जैसे ये बताते हैं किसी को काल सर्प दोष की प्रॉब्लम आ गई तो हम उसको बताते हैं आपको यहाँ जाकर इस तरह से आपको पूजा करानी है, तो इस तरह से ये दोष आपका कम हो जाता है, और ये पर्टिकुलर आपको इस तरह का तिलक लगाना है, ये करना है, या फिर आपने ये मंत्र जाप करना है, इस तरह से ये आपको हार्मनी क्रिएट करेगा आपकी लाइफ के अंदर। या फिर अगर कोई इस तरह से ही प्रॉब्लम आ रही है कि मुझे शिव मंदिर ही जाकर शिवलिंग पर ही जल चढ़ाना है, तो उस तरह से भी उनकी रेमेडीज हम क्रिएट करके बताते हैं। और अगर हॉरोस्कोप के बाद जब हम बात करते हैं फ्लोर प्लान की, तो फ्लोर प्लान
प्लान की रेमेडीज़ हम अलग करते हैं। अगर कोई नेगेटिव एंट्रेंस आ रही है तो वहाँ हम स्ट्रिप सर्जरी की ऑप्शंस देते हैं, या फिर हम कुछ जोनल टेप्स की ऑप्शंस देते हैं। डिपेंड करता है कि क्लाइंट किस ऑप्शन पर जाता है। जो परमानेंट रेमेडी है वो स्ट्रिप सर्जरी की रेमेडी है, जो टेम्परेरी रेमेडी है वो हमारी टेप्स की रेमेडी है। डिपेंड करता है कि आपका रेंटेड हाउस है या फिर आपका परमानेंट हाउस है। अगर परमानेंट हाउस है तो आप स्ट्रिप सर्जरी के लिए ऑफ कोर्स जा सकते हैं, या फिर अगर रेंटेड हाउस है या फिर आप काम स्ट्रिप सर्जरी का नहीं कराना चाहते, आप खुद ही काम करना चाहते हैं, देन यू कैन गो फॉर द जोनल टिप्स। तो उस तरह से हम पूरी रेमेडीज अलाइन करके क्लाइंट को अपनी रिपोर्ट के अंदर बना कर देते हैं। ये रेमेडीज़ में भी वो ऑप्शन होते हैं मैम कि ये नहीं तो ये वाली कर लो? रेमेडीज़ की ऑप्शंस तब बनती हैं जब या तो जोनल टेप्स की रेमेडीज़ बनती हैं घर में। अगर मेरा रेंटेड हाउस है तो मुझे लैंडलॉर्ड अलाउ कभी नहीं करेगा, और मैं बताऊंगी भी नहीं लैंडलॉर्ड को कि मैंने घर में ये काम कराना है। तो मैं क्या करूंगी, मैं वो टेप्स मैं खुद से ही अप्लाई कर देती हूँ अपने घर के अंदर, तो वो मेरी रेमेडी हो गई। लेकिन अगर मेरा अपना घर है, मैं कुछ उसके अंदर से थोड़ा सा हम स्ट्रिप सर्जरी करके, एक पतली सी हमारी मेटल स्ट्रिप होती है वो हम इंसर्ट करा देते हैं, वो परमानेंट रेमेडी है। क्योंकि अगर मैं वॉशरूम में जाकर टेप लगाती हूँ तो वो धोने से कई बार निकल जाती है, तो महीने 2 महीने में मुझे दोबारा लगानी पड़ती है। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा परमानेंट सॉल्यूशन हो जाए तो हम वहाँ पर स्ट्रिप सर्जरी करके हम काम करते हैं। अब कई कंट्रीज़ ऐसी होती हैं, जैसे मैं बात करती हूँ कनाडा की, या मैं बात करती हूँ यूके की, जहाँ पर हम कटिंग कर ही नहीं सकते हैं, तो हम वहाँ पे जोनल टेप्स देते हैं। वहाँ पर विनाइल शीट्स होते हैं या फिर मैट्स होते हैं, टेप्स लगा दी और ऊपर से आपके मैट्स आ गए, तो नोबडी नोज कि समथिंग इज हैपन टू दिस होम। थैंक यू सो मच मैम। फिर से आज हमने बात करी, जैसे मैंने लास्ट पॉडकास्ट में बताया था कि हम फिर मिलेंगे और फिर से बात करेंगे कैसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। तो आज हमने जाना कि ऑडिट रिपोर्ट कैसे काम करती है। ये मतलब काइंड ऑफ वास्तु जो आप लोग करते हैं उसी के अंदर एक पैटर्न होता है जिसके थ्रू इंसान अपनी लाइफ के बारे में जान सकता है, राइट? जी देखा, मैंने कहा था ना कि लाइफ में हर फील्ड में एक अपना एक्सपर्ट होता है। आज हमने बात करी है एस्ट्रो वास्तु की एनर्जी फील्ड ऑडिट के बारे में। मेरे ख्याल से आप लोगों को आज का पॉडकास्ट बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि इसमें हमने वास्तु के एक अलग पर्सपेक्टिव से बात की है। एनर्जी ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है, उसके थ्रू आप अपनी लाइफ को कैसे देख सकते हैं। तो आप इस पॉडकास्ट को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको आज का पॉडकास्ट कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।